ऑलराइट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी सर। थोड़ा टाइटल एडिट करना रहेगा कि क्योंकि शायद इसमें मार्च लिखा हुआ है, बट आज से हम अप्रैल का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मार्च का अब जो ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बचे थे दो चार, वो मैंने आपका उसी में अपलोड कर दिया है। अब वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग। अरे यार, ऐसी ही गर्मी लग रही थी। थैंक यू काम की। बस ऐसी ही थोड़ा गर्मी लगी, जगह थोड़ा चेंज करते हैं, बस उसी का असर है। ओके सर। ठीक है जी। तो अप्रैल का करंट अफेयर सर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी, ब्लश कर रहे हैं। चलिए जी, वापस आते हैं। क्लास आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो अप्रैल का करंट अफेयर्स आज हमें स्टार्ट करना है। तो आज तो सर ऐसे कोई पुराने क्वेश्चन भी नहीं है कि मतलब चलो पूछ लूं। मार्च वाला पीडीएफ आपको भेज दिया गया है, ठीक है। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, पेड अनपेड, सारे वाले व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मार्च का करंट अफेयर्स भेज दिया गया है। प्लस हमारे जितने भी एनरोल्ड कोर्सेज, जितने भी पेड कोर्सेज हैं, उनको ऐप में भी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। ऐप में एक फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन भी होता है, उसमें भी हम इसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं। करें जी स्टार्ट। आई थिंक सब लोग आ गए हैं। अभी क्या है, एक क्लास और चल रहा है ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी फॉर टीजीटी पीजीटी अभी चल रहा है। तो वो क्लास आपका 8:30 से 9:30 है। थोड़ा सा क्लैश हो रहा है टाइम का, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। तो थोड़ा सा क्लैश है, ये इसी वीक तक का है, नेक्स्ट वीक से सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी अभी हम अल्टरनेट डेज पे क्लासेस लेंगे, तो अभी कुछ दिनों की बात है, नेक्स्ट वीक से सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, मिनम वहीं से आ रहे हैं। चलिए। हाँ, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स दे रहे हैं आप लोग, बढ़िया बात है। ओके देन। ज्योग्राफी से निकल गए, निकाल दिया क्या किसी ने? हाँ। चलिए, बढ़िया बात है। हाँ, ऐसे हमें भी फीडबैक्स मिल रहे हैं कि क्लास आपका मैम पढ़ा रही है, अच्छा पढ़ा रही हैं। चलिए, बस आपको समझ में आना चाहिए, और क्या चाहिए, ठीक है। सारी सर्विसेज आप ही लोगों के लिए तो हैं। ओके फाइन सर। तो अब बातें कम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एग्जाम नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है आपको। अभी क्या था, कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी कि नेहरू म्यूजियम था, उसको अभी हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ नेहरू का नहीं रहना चाहिए, सारे प्राइम मिनिस्टर को मिलके बना दो, ठीक है। जितने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका एक पूरा म्यूजियम प्रिपेयर किया जा रहा है, प्रधानमंत्री संग्रहालय, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब ही होता है म्यूजियम। तो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बन रहा है। तो सवाल ये है, वो किस स्टेट में बन रहा है, किस यूटी में बन रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री संग्रहालय किस स्टेट या यूटी में आपको देखने को मिलेगा? प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड बात है, तो ऑब्वियसली आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है।
सी आंसर। दिल्ली में बन रहा है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री दिल्ली के होते हैं तो म्यूजियम भी कहाँ बनेगा, दिल्ली में ही बनेगा, ठीक है। तो तीन मूर्ति एस्टेट जो है जहां पर जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे, तो उनका एक म्यूजियम बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू का, तो उसी जगह को यूज करके वहां पे कंप्लीट प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया जाएगा, ठीक है। ओके देन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद conferred the best state award to which state at the third national water awards 2022, ठीक है। अभी कुछ अवार्ड्स दिए गए, अवार्ड का नाम क्या है, नेशनल वाटर अवार्ड 2022। तो वाटर के रिलेटेड अवार्ड है, बेस्ट स्टेट का अवार्ड किस स्टेट को मिला होगा? हाँ जी सर बताइए, बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे मिला है? आंसर्स नहीं आ रहे आप लोगों के। यानो कह रहे हैं यूपी, चाकू कह रहे हैं डी मध्य प्रदेश। कुछ लोग तो होंगे सर बेस्ट लिखा है, तो यूपी को तो सर एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक हर जगह नहीं चलता है, ठीक है। बेस्ट लिखा और यूपी को एलिमिनेट कर दो आप, ये लॉजिक हर जगह नहीं चलता है, ठीक है। पी वाले भी तरक्की कर रहे हैं। चलो जी, करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में कौन सा स्टेट कितनी अच्छी तरीके से वाटर को मैनेज कर रहा है, उस फील्ड में बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे मिला है? यूपी को। अच्छा, ये अवार्ड इनिशिएट किसने करे? जल शक्ति मिनिस्ट्री, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने ये अवार्ड स्टार्ट करें। तो टोटल 57 नेशनल वाटर अवार्ड दिए गए हैं इस बार 2022 इन 11 डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। 11 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में 57 अवार्ड्स बांटे गए हैं। ये सब काम का नहीं, बस इतना याद रखना, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड जो अभी दिए गए थे उसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड सर किसको मिला है? बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है आपको उत्तर प्रदेश को। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर शेड्यूल्ड ट्राइब अमेंडमेंट बिल 2022 aims to include which community as a sub tribe of the Kuki tribe? एक्चुअली अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जा रही है, जिसके बाद एक ट्राइब है उसको ऐड कर दिया जाएगा। वो ट्राइब अभी तक एडिड नहीं थी, उसका एज सच नाम नहीं था, अब वो ऑफिशियली ऐड कर दी जाएगी वो ट्राइब। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? कौन सी ट्राइब ऐड की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ जी सर। ब्रूस का नाम बताया जा रहा है। ओके, ब्रूस का नाम निकल के आ रहा है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करें। चलो देखते हैं, खैर करेक्ट आंसर इज डार्लो, ठीक है। त्रिपुरा में ऐड किया जा रहा है, ठीक है, त्रिपुरा की ट्राइब है ये, दारलोंग। तो अभी तक इस ट्राइब को एज सच ऐड नहीं किया गया था, तो इसको स्कूकी का सब ट्राइब बना के जो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो अभी ट्राइब होने का फायदा, जो सरकारी फायदे मिलते हैं वो इनको नहीं मिल पा रहे थे, तो अब इनको मिलने लगेंगे, क्योंकि एक जो मेन ट्राइब है कुकी, उसकी सब एज ए सब ट्राइब डारलोंग एज ए सब ट्राइब ऐड किया जा रहा है शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में। और ये है कहाँ के? त्रिपुरा। डारलोंग ट्राइब आपको कहाँ मिलेगी? ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट की न्यूज है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। बढ़िया, ब्रूस नहीं है सर, करेक्ट आंसर इज योर डालोंग, ठीक है। तो डालोंग इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिए, ठीक है। आज थोड़े से नॉर्थ ईस्ट पीएससी के नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ज्यादा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आसाम साइंड अ पैक्ट
with which one of its border states to resolve decade-old inter-state border dispute. आसाम और किसी स्टेट का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, जैसे आसाम का मेघालय से भी है, मिजोरम से भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो किस स्टेट के साथ एक समझौता साइन हुआ है, एक पैक्ट साइन हुआ है टू रिजॉल्व द डिकेड ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट? अरुणाचल के साथ। देखो जितने भी बॉर्डर से डिस्प्यूट तो थोड़ा बहुत हर जगह से होगा, लेकिन अभी एक पैक्ट साइन हुआ है। टोटल 12 पॉइंट पे था वो बॉर्डर डिस्प्यूट जो था, 12 पॉइंट्स पे था। उनमें से इस पैक्ट के थ्रू 6 पॉइंट्स पे रिजॉल्व हो गया। 6 पॉइंट्स पे तो हो गया, 6 पॉइंट्स बचे हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि याद करने बैठ जाओ कौन सा पॉइंट था कौन सा नहीं था। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज मेघालय। करेक्ट आंसर इज मेघालय। 6 out of 12 issues have been settled between Assam and Meghalaya, and about 70% of the border between the two states has become dispute. ठीक है, and about 70% of the border between the two states has become। तो 12 में से 6 पॉइंट्स पे इशू रिजॉल्व हो गया, जिससे 70% बॉर्डर डिस्प्यूट जो था वो खत्म हो गया। तो मेघालय के साथ अगर आप देखो तो मेनली सर बॉर्डर ये था, ये आपका आसाम और मेघालय का बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्यूट था। अब यहाँ पर डिस्प्यूट मेनली कहाँ पर था, एक ये डिस्ट्रिक्ट है कामरूप, और ये एक एरिया कार्बी आंगलोंग। ठीक है, कामरूप और कार्बी आंगलोंग ये दो ब्रॉड एरियाज हैं जहां पर मेघालय और आसाम के बीच डिस्प्यूट। देखो ये सारा अगर पूरा आप नॉर्थ ईस्ट में मेनली एरिया ले लो, जैसे आसाम है, मेघालय है, ये सब पहले किसके पार्ट थे, ये सब आसाम के ही पार्ट थे। ठीक है, अरुणाचल को स्टेटहुड मिला 1987 में, नागालैंड को 63 में, मेघालय को मिल गया था 72 में। तो करा क्यों गया था, क्योंकि वहां पर जो अलग अलग ट्राइब्स थी उनका डिमांड था कि हमारा एक अलग स्टेट होना चाहिए। तो इसीलिए गारो, खासी, जैंतिया जो मेन ट्राइब्स है मेघालय की, उन्होंने कहा हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, तो उनके लिए हमने क्या करा, एक नया स्टेट कार्व आउट कर दिया। ठीक है, जब आसाम आसाम से नागालैंड अलग हुआ, इनके बीच भी डिस्प्यूट था, और इनका डिस्प्यूट तो ऐसा था, जब ये पार्टीशन हुआ है तब ये डिस्प्यूट नहीं रेज किया गया था, इसको बाद में रेज किया गया था। ठीक है, तो कामरूप में एक लाम्पी नाम का इलाका है और कुछ कार्बी आंगलों के पार्ट्स हैं, वो मेघालय क्लेम करता है, बट वो किसके पास है, आसाम के पार्ट्स हैं। तो मेघालय का कहना है सर वो मेरे एरिया होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मेघालय और आसाम का बॉर्डर डिस्प्यूट था, इसमें 12 से 6 पॉइंट्स को रिजॉल्व कर दिया गया, एक पैक्ट साइन हुआ है आसाम और मेघालय के बीच। चलिए इसी बात पे आप आसाम और मेघालय के चीफ मिनिस्टर्स के नाम बताइए। आसाम के चीफ मिनिस्टर का नाम और मेघालय के चीफ मिनिस्टर का नाम। ओके, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। मेघालय में कॉनराड संगमा। सर राजधानी वगैरह क्लियर है ना, आसाम की राजधानी बताना जरा देखें। बहुत बढ़िया। मेघालय वो आसाम की मेघालय की तो चलो शिलोंग ही बताओगे, आसाम की एक बार बता देना, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिसपुर है। ठीक है, मैं इसलिए कंफर्म कर रहा था क्योंकि कई लोग हैं आसाम की कैपिटल गुवाहाटी बता देते। हाँ, ये आसाम की कई लोग कैपिटल गुवाहाटी बता देते हैं। अभी ये ऑफलाइन क्लास होती ना और मैं पूछता आसाम की कैपिटल, तो मेजॉरिटी तो दिसपुर कहती, लेकिन कहीं ना कहीं कोने से, किसी कोने से एक आवाज जरूर आती है गुवाहाटी। जब भी ऑफलाइन क्लास लेता हूँ मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, और एक दो की आवाज तो निकल ही आती है सर, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी बड़ा शहर है आसाम का, बट नॉट ए कैपिटल, कैपिटल इज दिस। ठीक है, ऑल राइट सर।
Moving to the next question, question number 5. Which Indian women won the BBC Indian Sports Women of the Year award? BBC Indian Sports Women of the Year award किस भारतीय महिला ने जीता है? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का जब करंट अफेयर्स कराया था तो उस साल भी आया था। लास्ट ईयर भी जब करंट अफेयर्स हम कर रहे थे तब भी ये क्वेश्चन आया था। साल बदल गई तो फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। जनवरी 2021 से मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स आपका। मोर देन 1 ईयर का करंट अफेयर्स ऑलरेडी आपका रेडी हो चुका है। अब लेकिन ये नहीं कि जनवरी का जाके पढ़ो, ठीक है? अब वो आपके लिए इतना ज्यादा काम का रहा नहीं, अब वो ऑब्सोलेट हो गया है, ठीक है? अब वो बहुत ज्यादा काम का रहा नहीं। जब कुछ नहीं हो बच्चे पढ़ने को तब पढ़ लेना। अभी के फिलहाल एग्जाम के लिए मैं बता दूं, कई लोगों का डाउट है कि सर अभी के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। देखो जो हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर हैं वो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं जून में, 26 जून को, ठीक है? तो एटलीस्ट वो मई तक का पढ़ें। तो अगर वो जनवरी से मई तक का पढ़ लेते हैं, वैसे तो 6 मंथ्स का पढ़ना चाहिए, जनवरी से मई तक का पढ़ लेते हैं तो अपने आप में ही ऑटोमेटिकली 5 मंथ्स तो हो जाता है। तो आप नवंबर दिसंबर का और पढ़ लो, ठीक है? तो कोशिश करो नवंबर से मई तक का करंट अफेयर्स आपका रेडी हो जाए, तो अपने आप में ये 7 मंथ्स है, ठीक है? 7 मंथ्स है ये, ठीक है? तो नवंबर से मई का तक का कोशिश करो कवर अप हो जाए आपको। तो ओके सर। Which Indian women won the BBC Sports Person of the Year award? None other than मीराबाई चानू, ठीक है? मीराबाई चानू जी ने जीता। पीवी सिंधु ने पिछली बार जीता था, इस बार किसने जीता? मीराबाई चानू। करेक्ट आंसर है, ठीक है? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Meghalaya's living root bridges have found a place in the tentative list of World Heritage Sites. The list is prepared under which organization? बताइए। Meghalaya's living root bridges have found a place इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है? मेघालय की जो ब्रिजेस है इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत प्रिपेयर होती है? ये मेरे ख्याल से आसान सवाल है, आप बना दो, ठीक है? हाँ जी, बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, गिने चुने ही लोग कमेंट कर रहे हैं। सिलेक्शन क्या उन्हीं गिने चुने लोगों को लेना है? यूनेस्को, हाँ जी, यूनेस्को निकालता है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट। तो कई सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इकट्ठी हो गई, तो वो ये पूरी लिस्ट को निकालते हैं यूनेस्को। बहुत ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फिर एग्जाम में नहीं, अभी गिनी चुनी है तो पूछ, ठीक है? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट कौन निकालता है? यूनेस्को ही निकालता है, ठीक है? तो ये लिविंग रूट ब्रिजेस हैं क्या? इनको कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज या फिर जिंकिंग जिरी, ठीक है? ये एक्चुअली है क्या? ये पूरा पेड़ है और पेड़ ने आपका क्या बना दिया? एक ब्रिज बना दिया। इस पेड़ ने क्या बना दिया सर? एक ब्रिज बना दिया कि यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो। तो ये आर्टिफिशियल किसी इंसान ने नहीं बनाया, नेचर ने ही ये ब्रिज बना दिया, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? लिविंग रूट ब्रिज। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा गया ऑफ द यूनेस्को। देखो यूनेस्को से सवाल क्या बन सकता है कि यूनेस्को का मेन सवाल यही बनेगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है? तो एजुकेशन, साइंस, कल्चर इनको प्रमोट करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? यूनेस्को की है, ठीक है? एक स्पेशलाइज एजेंसी है ये यूनाइटेड नेशंस का। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका सर? पेरिस, ठीक है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस। गैब्रियल कह रहे हैं आफ्टर 1 ईयर आपको देखा है,
माय गॉड, एक साल पहले आपने मुझे ईटानगर में देखा होगा, अप्रैल में। शिवम जी की पहली क्लास है, कोई नहीं, आखिरी नहीं होगी, सफर कंटिन्यू रहेगा हमारा। कैसे हैं गैब्रियल जी आप? हाँ मुझे याद आ रहा, आप एसआई वाला जब हमारा चल रहा था, एसआई का मैराथन चला है, तब आप आते थे। कहाँ थे भाई आप? कई स्टूडेंट का तो समझ में नहीं आता, एकदम से अचानक से वो कहाँ गायब हो जाते हैं। अगर उनको मतलब मैसेज भी करो तो रिप्लाई नहीं आता है। कैसा, रात गई बात गई। आप अपना देखो, हम अपना देखें, ठीक है, बढ़िया है, चलिए। बढ़िया बने रहिए और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। जल्दी से, जो हमारे एसआई के कई स्टूडेंट थे, उन्होंने सिलेक्शन लिया, अब आराम से मस्त जिंदगी बसर हो रही है उनकी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आराम से आपको भी इसी तरह से अभी फॉरेस्टर का एग्जाम देना है, निकाल लो आराम से, मस्त लाइफ आपकी, ठीक है। और फिर आपके ऊपर है, आप चाहो तो और अच्छा कर सकते हो, और बड़े एग्जाम की तैयारी कर लो, अदरवाइज सब बढ़िया है, सब चंगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। देखो ये एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम। सिम्पोजियम मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी वर्ल्ड वाइड नेवीज है ना, मतलब इंडियन ओशन में जितनी भी नेवीज हैं, इंडियन ओशन से लगे हुए जितने भी कंट्रीज हैं, उनकी जितनी भी नेवीज है, उनकी ग्रुपिंग है ये IONS, इंडियन ओशन नेवल। तो इसकी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी, तो वो किस लोकेशन पे हुई थी? बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, पैसिफिक ओशन में, या फिर इंडियन ओशन में? टीजीटी के लिए करंट अफेयर्स जनवरी से। हाँ टीजीटी के लिए तो जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि टीजीटी और लेट होगा ना आपका। टीजीटी के लिए तो जनवरी से करो। प्रेम जी, ईटानगर देखिए, जब आप बुलाएं तब आ जाएंगे, ठीक है। ओके सर। तो ये एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? अरेबियन सी में हुई थी, ठीक है। अरेबियन सी में हुई थी, जिसमें 25 मेंबर नेशंस में से 15 मेंबर नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। पर्पस ये था कि किसी तरह की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, डिजास्टर रिलीफ हो, इसमें कैसे वर्क करना है मिलके, से रिलेटेड ये एक्सरसाइज। अब सवाल आता है, सर व्हाट इज इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम, ठीक है। तो प्रीमियम फोरम है ये फॉर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग नेवीज ऑफ लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन। तो ये लिटोरल स्टेट्स का मतलब क्या है? तो लिटोरल स्टेट्स का एक्चुअल में मतलब ये है कि ये आपका इंडियन ओशन है, ये क्या है पूरा सर? इंडियन ओशन। अब इस इंडियन ओशन में जो जो कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं, ठीक है, जिन जिन कंट्रीज का बॉर्डर लग रहा है इंडियन ओशन से, जैसे इधर ईरान है, इधर ओमान है, ये दुबई है, यमन है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इधर बांग्लादेश है, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, मडागास्कर, मोजाम्बिक, ठीक है, ये इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर ये पूरा इंडोनेशिया और मलेशिया वाला पार्ट, इधर कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड वाला पार्ट, ठीक है। तो ये यहाँ तक पूरा इंडियन ओशन फैला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन से बॉर्डर कर रही हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं? इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट, ठीक है। इनको हम कह रहे हैं इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स। तो इन सारी कंट्रीज का, ठीक है, इन सारी कंट्रीज को जोड़ दो, इन सारी कंट्रीज का एक मिल के ऑर्गेनाइजेशन बना है इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, ठीक है। तो 36 लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन में। अगर उनको ज्योग्राफिकली डिवाइड करो तो चार पार्ट में कर सकते हो। एक तो साउथ एशियन लिटोरल्स हो गए, साउथ एशियन में अपना इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका, ठीक है। मैप से देखो जल्दी समझ में आएगा। जैसे साउथ एशियन में देखो, ये जो ग्रीन वाला है ये साउथ एशिया का है, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, और इधर ये सेशल। ये वाला जो अपना पार्ट है, ये क्या हो गया सर? आपका साउथ एशिया का पार्ट हो, ठीक है। एक लिटोरल स्टेट की ग्रुपिंग ये हो गई। एक हो गई आपकी वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में आपकी वेस्ट एशियन कंट्रीज आ जाएंगी। वेस्ट एशियन कंट्रीज कौन सी हैं? गल्फ कंट्रीज है मेनली। तो अगर आप देखो वेस्ट एशिया में अगर आप बात करोगे, तो यही जो आपका ये दिखा रहा है ना, मिडल ईस्ट, सॉरी, ये जो मिडल ईस्ट दिखा रहा है, ये आपका वेस्ट एशिया में आ जाएगा।
एक ग्रुपिंग आप बना लो ईस्ट अफ्रीकन, ठीक है। इन्होंने इस मैप में क्या अफ्रीका और मिडल ईस्ट को मिला दिया, बट इन जो आयंस में कैटेगराइजेशन है इस तरह से भी कर सकते हो आप। ये हो गई वेस्ट एशियन कंट्रीज, ये हो गई ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। अब ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलियन लिटोरल्स, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलियन लिटोरल्स। तो कुल मिला के 4 पार्ट हमने देख लिए। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट अपना ये हो गया, एक पार्ट अपना ये हो गया, और एक पार्ट अपना ये हो गया, ठीक है। तो मेनली 4 लिटोरल स्टेट्स की ग्रुपिंग में आपका आयोन्स बटा हुआ है। इंडियन ओशन, एबल, सिंपल, ध्यान रखिएगा। हाँ जी सर, इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। गुड इवनिंग मीट, कैसे हैं आप? आप हाँ, काफी टाइम बाद दिख रहे हैं, कहाँ चले गए थे? उमू जी, अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो एक बार इसको बंद करके फिर से ऑन करिए ये लिंक को, और ट्राई टू यूज फेसबुक ऐप। फेसबुक ऐप यूज करिए, क्योंकि गूगल क्रोम वगैरह पे लिंक आप ओपन करते हैं वो इतना बेटर काम नहीं करता है। ओके, ठीक है, गूगल क्रोम पे इतना बेटर लिंक काम नहीं करता है। ट्राई टू यूज फेसबुक ऐप। अरे भैया, पेपर आ गया, कहाँ घूम रहे हैं? अब तैयारी में लग जाइए, ठीक है। चलिए, अब घूम के आ गए तो अब तैयारी में आप लोग लग जाओ। तैयारी में टाइम कम है, फॉरेस्टर बिल्कुल सर पे है। ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ISRO is building up its orbital debris tracking capability by deploying new radars and optical telescopes under which project? इसरो को एक प्रोजेक्ट है जिससे वो क्या करें, ऑर्बिटल डेब्रिस को ट्रैक कर पाएंगे। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये अर्थ है, ये कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, मान लो सैटेलाइट है। तो कई बार मान लो इससे कोई एस्टेरॉइड टकरा गया, ठीक है, या कोई और सैटेलाइट इससे टकरा गई, या कुछ भी हो गया, ये सैटेलाइट टूट गई। जब ये सैटेलाइट टूट जाती है तो इसका जो मलबा होता है, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेब्रिस, टूटा हुआ जो पार्ट है। इवन हर कोई सैटेलाइट की एक लिमिट होती है। अब वो सैटेलाइट मान लो अपना टाइम पीरियड, टेन्योर उसने पूरा कर लिया, ठीक है, टेन्योर पूरा कर लिया, वो कहीं और हो गई, किसी और ऑर्बिट में चली गई, या फिर बस ऐਵੇਂ ही घूम रही है, हमारे किसी काम की नहीं रही, तो वो क्या कहलाएगा, डेब्रिस। डेब्रिस मतलब एक तरीके से मलबा, वेस्टेज, जो स्पेस में इंसानों ने जो वेस्ट क्रिएट कर दिया, मतलब वहां पे भी पॉल्यूशन है ये, ठीक है, ये स्पेस पॉल्यूशन है। ये जो डेब्रिस है, इट इज ए स्पेस पॉल्यूशन। कुछ सालों में पढ़ाया जाएगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन के बाद एक और स्पेस पॉल्यूशन बढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, एक और टाइप ऑफ पॉल्यूशन अब ऐड हो जाएगा, ठीक है, स्पेस पॉल्यूशन। तो ये डेब्रिस इधर उधर घूमता रहता है, तो इसको ट्रैक करने के लिए एक नया तरीके का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इसरो ने। तो बहुत बढ़िया, लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो ये सूरमा नहीं है, करेक्ट आंसर इज नेत्रा, ठीक है। सूरमा लगा के देखोगे, इट इज नेत्रा, ठीक है। The project will give India its own capability and space situational awareness like the other space powers, which is used to predict theaters from debris to Indian satellites. मतलब पर्पज इनका यही रहेगा कि जो इंडिया में सैटेलाइट्स, इंडिया की सैटेलाइट्स स्पेस में घूम रही हैं, तो उनको कोई डेब्रिस आके तो नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, क्योंकि अब मान लो किसी सैटेलाइट का कोई टुकड़ा अलग हुआ, वो तो घूमा घूम लगा है, मैं तो यूं ही घूमता रहूंगा, ठीक है, वो तो इधर इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, वो तो चलता रहेगा। चलते 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 मान लो ऐसा ना हो कि वो हमारी सैटेलाइट से टकरा के वो हमारा नुकसान कर दे। पता चला हमारी आर्मी कोई इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रही थी, इधर से डेब्रिस भाई साहब आए, उन्होंने सैटेलाइट ही गड़बड़ कर दी, तो हो गया मिशन, ठीक है। तो इस वजह से कहीं एकदम से इस तरह की चीजें ना हो जाएं, सो टू अवॉइड सच टाइप ऑफ सिचुएशंस, हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई ऐसी कैपेबिलिटी हमारी होनी चाहिए, जैसे यूएसए वगैरह इनके पास ये पावर है,
उनके पास कैपेबिलिटी है, वो ट्रैक कर सकते हैं कि अगर स्पेस का कोई डेब्रिस है तो उनकी सैटेलाइट से तो नहीं टकराने वाला है। तो बस यही जो प्रोजेक्ट है इंडिया भी क्रिएट कर रहा है, इंडिया की तरफ से वो क्रिएट कर रहा है, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। एक लॉन्ग रेंज टेलीस्कोप लगाया जाएगा लेह में, एक रडार लगाई जाएगी नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ठीक है, तब जाके हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हम टेलीस्कोप से रडार्स लगा के फिर इसको कर पाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट इज योर प्रोजेक्ट नेत्रा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स? Which becomes the first country in the world to give legal rights to wild animals? देखो वाइल्ड एनिमल्स को अगर आपको नुकसान पहुंचा रहे हो, वाइल्ड एनिमल्स को अगर नुकसान पहुंचा रहे हो तो लीगली वो इलीगल है, मतलब उसके अगेंस्ट लॉज हैं, बट अभी तक एज सच ये वर्ड यूज नहीं हुआ था कि लीगल राइट्स दिए जा रहे हैं। यानी कि वो कोर्ट में जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, उसी तरह से एनिमल्स को भी राइट्स दिए जा रहे हैं। तो हमारी कंट्री में भी मतलब सजा है, पनिशमेंट है वाइल्ड एनिमल्स को नुकसान पहुंचाने पे, बट एज सच उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं माने जाते हैं वो। अब हम क्या कर, यहाँ एक कंट्री है जो क्या कर रही है, एक तरीके से जैसे इंसानों के फंडामेंटल राइट्स होते हैं इसी तरह के अधिकार वो जानवरों को भी दे रही है, किनको, वाइल्ड एनिमल्स। तो ऐसी कौन सी कंट्री है? पेरू तुक्का? भैया करेक्ट आंसर इज इक्वाडोर। इक्वाडोर वैसे ही नाम न्यूज में रहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से सर क्या पास करता है, यहाँ से इक्वेटर पास करता है, ठीक है। साउथ अमेरिका में 3 कंट्री से पास करता है, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। तो ये रही आपकी इक्वाडोर। इसकी कैपिटल क्या है? क्यूटो, क्विटो, क्विटो इक्वाडोर की कैपिटल, ठीक है। पेरू नहीं है, पेरू जस्ट इसके नीचे है, कोलंबिया जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ओके सर, ठीक है, पेरू तुक्का नहीं लगेगा, करेक्ट आंसर इज इक्वाडोर। किसने दिए हैं सर राइट्स? इक्वाडोर ने। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज विच इज बीइंग कंडक्टेड इन द अरेबियन सी? एक इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज है जो अरेबियन सी में हो रही है, उसका नाम पूछ रहा है। हाँ जी बताइए। बताइए सर, इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज का नाम पूछ रहा है, अरेबियन सी में हो रही है। फ्रांस से याद रखना, वरुणा, ठीक है। तो इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है? वरुणा, ध्यान रहेगा। करेक्ट आंसर इज वरुणा। समुद्र शक्ति नहीं है, ठीक है, समुद्र शक्ति नहीं है, करेक्ट आंसर इज वरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच कंपनी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022? एक कंपनी है जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उसके साथ कोलैबोरेशन करके एक चैलेंज निकाल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज, जहां पर वो देखेंगे आपका प्रोडक्ट, आप क्या इनोवेटिव काम बेच रहे हो, उसी के हिसाब से ये आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे। तो कौन सी ऐसी कंपनी है? एमबी खत्म हो गया? एमबी का रिचार्ज रखा करिए, एक्स्ट्रा डेटा पैक आपको लोगों को रखना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा डेटा पैक हमेशा रखा करिए इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए, जो सिर्फ अभी तो कुछ भी नहीं है,
जब हम लोगों ने ये एसआई का मैराथन कराते थे तो उस टाइम 2 आवर्स 4 आवर की क्लास तो मैं ही लेता था, 2 आवर्स मॉर्निंग, 2 आवर्स इवनिंग, इसी तरह से 4 आवर्स की क्लास बीच में मैथ्स की चलती थी 2 आवर्स के स्लॉट में, तो टोटल 8 आवर्स क्लास चल रही थी आपकी। तो उस टाइम तो डेटा बूस्टर पैक की जियो में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। तो 8 घंटे क्लास लगाने के लिए मतलब डेटा बूस्टर भी कम पड़ा जा रहा था फिर। बाईजूस, लग रहा बाईजूस पैसा देगा? नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता। विच कंपनी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ संभव इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022? बताइए, अमेजोन बताया जा रहा है, ठीक है। majority is with अमेजोन, करेक्ट आंसर इज अमेजोन, ठीक है। देखिए, फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी इंडियन स्टार्टअप्स को, तो पर्पस यही है कि मेक इन इंडिया को बढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा। अब जब इंडिया की कंपनीज होंगी तो प्रोडक्शन भी इंडिया में होगा, तो मेक इन इंडिया को बढ़ाना है। इसी के तहत इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने अमेजोन के साथ कोलैबोरेशन करा, ठीक है, ताकि उन लोगों को क्या प्रोवाइड की जाए, फंडिंग प्रोवाइड की जाए, कैश प्राइजेस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। टोटल कैश प्राइस 65 लाख के रखे गए हैं, ठीक है। 65 लाख का कैश प्रोवाइड टोटल प्राइस रखा गया है। इनमें से जिसका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसको वैसा पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हाँ जी मिलो जी, करेक्ट आंसर इज अमेजोन, ठीक है। करेक्ट आंसर इज योर अमेजोन। तो एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 किसने लॉन्च किया है सर? इट हैज बीन लॉन्च बाय अमेजोन। पेटीएम नहीं भैया, पेटीएम नहीं है, पेटीएम के तो खुद के शेयर डाउन हो रखे हैं, वो क्या करेंगे बेचारे। अभी अभी अमेजोन का काम बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तो अमेजोन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 2 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स इन विच स्टेट? देखो, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट इंडिया में कौन मार्क करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इसके बारे में हमने 1-2 बार और पहले पढ़ा है, जब उत्तराखंड में नई साइट इन्होंने आइडेंटिफाई करी थी। तो अभी ये फिर से न्यूज में है क्योंकि इन्होंने क्या करा, 2 नई और जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट को आइडेंटिफाई करा है, उसी के वो नाम पूछ रहा है। Recently, GSI has identified 2 geological heritage sites in which 2 states? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर, सिक्किम हिमाचल, सिक्किम अरुणाचल। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड नहीं है। हर बार उत्तराखंड में ही नहीं बनाएंगे, इस बार बना दिया उन्होंने सिक्किम और हिमाचल पर, ठीक है। तो 2 जियोलॉजिकल साइट जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है वो है आपका, एक तो शिवालिक फॉसिल पार्क हिमाचल प्रदेश, और स्ट्रोमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट, या फिर लाइम स्टोन ऑफ बक्सा, ये सिक्किम, ठीक है। एक बक्सा वाली मतलब ऐसे याद रखना, शिवालिक याद रखना, शिवालिक हिमाचल में, और ये डोलोमाइट या फिर कह लो बल बक्सा, ये कहाँ है? सिक्किम। ये 2 साइट आइडेंटिफाई की गई। तो इस बार खास तौर से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई करी है, ताकि नॉर्थ ईस्ट की साइट आइडेंटिफाई करने का रीजन है ताकि जियो टूरिज्म को प्रमोशन मिले, ठीक है। तो जियो हेरिटेज साइट ये होती क्या है? तो ये वो साइट्स होती है जहां पर कुछ कल्चरली सिग्निफिकेंट आपको काम मिल रहा हो, ठीक है। कुछ कल्चरली सिग्निफिकेंट ऑफरिंग हो रही हो, ठीक है। जहां से मान लो या तो पता चल रहा हो अर्थ का एवोल्यूशन के बारे में कुछ जानकारी मिल रही हो, या अर्थ साइंसेस की कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल रही हो, मतलब एजुकेशन या साइंटिफिक पर्पज से वहां कुछ सिग्निफिकेंट काम हो, ठीक है। एजुकेशन या साइंटिफिक पर्पज से कुछ सिग्निफिकेंट आपको वहां पर अगर कुछ जानकारी या कुछ मिल रहा है तो उन साइट्स को हम क्या बोल देते हैं? जियोलॉजिकल साइट। जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी होती हैं? जहां पर कुछ या तो नेचुरली बढ़िया काम मिल रहा हो,
या फिर कल्चरली कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग हो, कल्चरली कोई ऐसी चीज हो जिसकी एक सिग्निफिकेंस है, जो एक इम्पोर्टेंस है कल्चरली। ठीक है, तो इसी तरह से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, जियोलॉजिकल साइट्स बनाता है। ओके देन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, recently Mihir Shah committee report was discussed in the Lok Sabha, what is the committee related to? अभी मिहिर शाह कमेटी रिपोर्ट पे काफी चर्चा हुई है, तो ये कमेटी किससे रिलेटेड है, ये सवाल है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द कमेटी रिलेटेड टू। तो अभी मिहिर शाह कमेटी रिपोर्ट पे काफी डिस्कशन चला है लोकसभा में, तो वो पूछ रहा है कमेटी किससे रिलेटेड। अरे मिहिर शाह ऐसा पढ़ा लिखा नाम देखे तो मतलब यूजीसी लगा दोगे आप, और भी चीजें हैं। क्या बात है, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है बहुमत का गलत आंसर है। करेक्ट आंसर इज सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन से रिलेटेड आपकी कमेटी थी मिहिर शाह कमेटी। देखो, जब जहां तक वाटर की बात है तो वाटर आता है अपना स्टेट लिस्ट में, यानी आम जनता तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है। लेकिन पानी को बेटर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, बेटर तरीके से इसका मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, बेटर तरीके से क्या हो सके, मैनेजमेंट हो सके, पानी को कंजर्व कर सके। तो फॉर कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इनकी हेल्प के लिए, ठीक है, इनकी हेल्प के लिए, ताकि जो स्टेट्स हैं, वैसे कंजर्वेशन और एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज तो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन इनकी हेल्प के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन प्रोवाइड करता है ये मदद प्रोवाइड करता है आपका सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन इज कोऑर्डिनेटिंग विद द स्टेट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। सरकार क्या है, कई स्कीम्स निकालेगी जिसके थ्रू टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा स्टेट्स को, और वो स्कीम्स प्रॉपरली स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो, ये जिम्मेदारी कौन लेता है, सेंटर की तरफ से सेंट्रल वाटर कमीशन लेता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सेंट्रल वाटर कमीशन की बात। एक बॉडी होती है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, एक और बोर्ड होता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये चेक करता है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कितना अवेलेबल है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स, कि अगर ग्राउंड वाटर की कमी हो रही है तो ये जाके खबर देगा सरकार को कि वहां पर ग्राउंड वाटर की कमी हो रही है। ठीक है, और जो ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए, ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए, उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करने के लिए जो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, उनको कौन इंप्लीमेंट करवाएगा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। यानी सीधी सी बात है, अगर वाटर की असिस्टेंस देनी है तो सेंट्रल वाटर कमीशन बना दो, और अगर ग्राउंड वाटर के लिए मदद करनी है तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बना दी। ठीक है, दो कमीशन से। इज दैट क्लियर और नॉट। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। तो बहुत अच्छी बात है, सेपा को पूरा पानी मिलेगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई सर सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की। एक कमेटी बनाई गई, फिर मिहिर शाह कमेटी, वो ये इसलिए बनाई गई थी ताकि ये एडवाइस कर सके कि वाटर मैनेजमेंट में और क्या क्या काम हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, इसी के लिए हमने कौन सी कमेटी बनाई थी, मिहिर शाह कमेटी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, मिहिर शाह कमेटी का काम क्या था, ये चेक करना कि सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इसमें हम इस तरह से और इन दो बॉडीज को चेंज कर सकें ताकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स और ज्यादा बेटर हो। फॉर दैट पर्पज वी द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म मिहिर शाह कमेटी। अब मिहिर शाह कमेटी ने कई रिकमेंडेशन दी, हालांकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे चांसेस आर वेरी लेस, बट फिर भी एक बार हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में तो काम आ ही जाता है। तो ये कमेटी ने रिकमेंड करा, सबसे पहली चीज तो ये कहा कि देखो अलग अलग बॉडीज मत बनाओ, वन नेशन वन बॉडी के कंसेप्ट पे चलो। सेंट्रल वाटर, अच्छा ये रिपोर्ट कब बनी थी कमेटी, 2016 में बनी थी। ठीक है, तो इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कहा कि सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इन दोनों को क्या कर दो, मिला दो, और इन दोनों को मिला के एक नई बॉडी बनाओ, नेशनल वाटर कमीशन। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को मिला दो और एक नई बॉडी बनाओ, नेशनल वाटर कमीशन। ऑलराइट सर, ठीक है, ये बना लिया आपने नई बॉडी। इरिगेशन रिफॉर्म डिवीजन बनाओ ताकि स्टेट्स को इरिगेशन में मदद की जा सके और वाटर मैनेजमेंट को और इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इरिगेशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाटर को मैनेज करने में। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वाटर डिवीजन बनाओ ताकि पानी को रिसाइकिल और रीयूज किया जा सके, क्योंकि देखो अर्बन एरियाज में पानी तो है बट वो रिसाइकिल रीयूज नहीं होता है, तो उसके लिए एक अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वाटर डिवीजन बनाओ। ठीक है, एक वाटर क्वालिटी डिवीजन बनाओ जिसका काम क्या हो, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, उसके लिए क्या बनाओ, वाटर क्वालिटी डिवीजन बनाओ। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर वाटर पॉल्यूशन हमसे पूछे कि वाटर पॉल्यूशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो जो करना है वो तो करना है, उसके अलावा एक स्टेप आप ये भी बता सकते हो कि सर मिहिर शाह कमेटी की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर दो। मिहिर शाह कमेटी की रिकमेंडेशंस है कि वाटर क्वालिटी डिवीजन बने जो वाटर बॉडीज के पॉल्यूशन को और एक्यूफर्स के पॉल्यूशन को कंट्रोल। ठीक है, वाटर का जो डेटा है उसको ट्रांसपेरेंट रखो, जितने भी डिपार्टमेंट है सब में इजीली एक्सेसिबल हो वो डेटा। ठीक है, वाटर प्रोफेशनल्स क्रिएट हो, इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हो, तो ये सब आपकी कुछ की रिकमेंडेशन थी मिहिर शाह कमेटी की। फिर इसके बाद जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाटर मैनेज करने के लिए सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा। मिहिर शाह कमेटी रिपोर्ट डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बट पता होनी चाहिए। ठीक है, अब पूछेगा क्या, सरकारी मसाला पूछेगा कि सरकार ने क्या किया है। ठीक है, वो ये नहीं पूछता क्या हो सकता है आपसे, वो पूछता सरकार ने क्या किया है। तो वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर चुकी है, एक तो देखो इंटरनेशनल प्लान ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स चल रहा है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में ये लोग क्या करेंगे, मान लो ये रिवर इधर जा रही है तो ये इतने हिस्से को पानी दे देती है, ये रिवर इधर जा रही है तो ये इतने हिस्से को पानी दे देती है। अब ये बीच वाला हिस्सा सूखा रह गया, तो इनको पानी देने के लिए एक यहाँ गड्ढा खोदा जाएगा ताकि ये इस रिवर को इससे जोड़ दिया जाए। अब इनको जोड़ दिया जाएगा तो इस एरिया को पानी भी मिल जाएगा, जो एरिया सूखा था उसको भी पानी मिल जाएगा। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की जा रही है, नेशनल प्लान ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर्स से क्या होगा, आपका पानी को और मैनेज किया जा सकेगा। फिर सरकारी स्कीम्स क्या चल रही है, एक चल रहा है जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन जिसमें क्या कहा था, हर घर नल, मतलब हर घर में क्या होगा, पोर्टेबल टैप वाटर सप्लाई होगा, मतलब टैप के थ्रू, नल के थ्रू हर घर में पोर्टेबल मतलब पीने लायक पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, एक अमृत स्कीम जो सरकार ने लॉन्च करी, अमृत वही याद होगा आपको, स्मार्ट सिटी याद है, ये स्मार्ट सिटी वाली स्कीम का नाम क्या है, अमृत स्कीम। ठीक है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन ऑफ अर्बन एरिया। ठीक है, तो अमृत स्कीम जो लॉन्च की गई है उसमें ही आपका जल जीवन मिशन स्कीम का जो पार्ट है कि पोर्टेबल टैप वाटर सप्लाई की जाए। कि अमृत स्कीम क्या है, स्मार्ट सिटी बनाना, स्मार्ट सिटी में आपका इलेक्ट्रिसिटी भी स्मार्ट हो, आपका गैस सप्लाई भी स्मार्ट हो, आपका वाटर सप्लाई भी स्मार्ट हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। वाटर सप्लाई किसके थ्रू स्मार्ट बनेगी, जल जीवन मिशन के थ्रू। ठीक है,
और क्या क्या सरकार ने स्कीम लॉन्च की है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ठीक है। और क्या लॉन्च किया? जल शक्ति अभियान कैच द रेन। ये किस लिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। एक स्कीम इरिगेशन के लिए भी, प्रधानमंत्री ऋषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ऋषि सिंचाई योजना। तो इरिगेशन के लिए, इरिगेशन में क्या हो, वाटर एफिशिएंसी आई, उसके लिए प्रधानमंत्री ऋषि सिंचाई योजना चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ऋषि सिंचाई योजना थोड़ी सी बस महंगी पड़ती है। इसमें कर क्या रहे हैं ये लोग, ये टैगलाइन इसकी चलती है, पर ड्रॉप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। प्रधानमंत्री ऋषि सिंचाई योजना इज फॉर इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन के लिए। इरिगेशन को एफिशिएंट कैसे बना रहे हैं? विद द कंसेप्ट ऑफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप। यानी मान लो इधर आपकी क्रॉप लगी, इधर लगी, इधर लगी। अब पहले क्या हो रहा था, किसान यहाँ से नल छोड़ रहा था, पानी डाल रहा था, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी। लेकिन इस एरिया में तो कोई फसल नहीं लगी, तो ये एरिया में पानी क्या हो रहा था? वेस्ट हो रहा था। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर पूरी पाइपलाइन बिछ जाएगी और एक छोटा सा नोजल खोल दिया जाएगा यहाँ पर, एक छोटा सा नोजल यहाँ पर, एक छोटा सा नोजल यहाँ पर। तो यानी जो पानी है एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, पोर्शन को मिलेगा। यानी जहां एक्चुअल में जरूरत है सिर्फ वही पानी मिलेगा। अब दूसरी बात और ये भी है कि मान लो पहले क्या हो रहा था, यहाँ नल छोड़ दिया, अब उससे दिक्कत क्या हुई, यहाँ पानी गिर गया, यहाँ पानी गिर गया, तो ये तो वेस्ट है। तो यहाँ पे दूसरी वीड्स क्रिएट होने लगती हैं। आपने सुना होगा वेस्ट प्लांट भी क्रिएट होते हैं जब फसल लगाते हैं, कुछ वेस्ट प्लांट भी साथ ही साथ क्रिएट होने लगते हैं। तो उन वेस्ट प्लांट्स की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो क्यों क्रिएट हो रहे हैं? क्योंकि पानी यहाँ बिना फालतू के जा रहा है, तो वो वीड्स क्रिएट हो रही है, फिर उनको हटाओ, उनकी हेडेक, उनका खर्चा। तो अब जब आप बिल्कुल टू द पॉइंट जड़ों में जाके पानी पहुंचाओगे, ठीक है, मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले खुला आम लंगर चल रहा था, अब क्या होगा, होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। पहले इरिगेशन के मामले में खुलेआम लंगर था, सबको मिल जाएगा, यूनिवर्सल था। अब क्या है, होम डिलीवरी, सिर्फ जिसको जरूरत, जिस हिस्से को जरूरत उसकी। तो ये पर्पज है प्रधानमंत्री ऋषि सिंचाई योजना। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो आपको भी शायद पता लगा होगा कि सरकार कितनी मेहनत कर रही है, हमारे लिए कितना काम हो रहा है। तो वाटर कंजर्व करने के लिए तो ये सारा काम किया जा रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अगर क्लियर है तो एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि क्लियर है। ऐसा ना लगे ना कि निकल लिए सब लोग, सर हो गया आज का, बहुत ज्यादा पढ़ा देते हो सर कभी। हाँ जी सर, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके सर, मैं भी थक गया, ठीक है, पानी भी खत्म हो गया, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच है स्टेट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? Which state has replaced West Bengal as the top vegetable producer for the year 2021 से 20? Which state has replaced West Bengal as the top vegetable producer for the year 2021 से 22? बताइए। अभी तक कौन था? वेस्ट बंगाल था टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर 2021 से 22 में, अब कौन बन गया? आसान सा सवाल, आसान सा जवाब। अरे हर बार पंजाब नहीं होता, कभी कभी यूपी को भी देख लेना होता है। आज यूपी का दिन है, ठीक है, आज यूपी का दिन है। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश has become the top producer of vegetables, getting back its first position by demoting West Bengal to the second position with a difference of a million of tons in production in 2021 to 2022 crop year, ठीक है। बाकी डेटा वगैरह इतने याद नहीं है। बाकी टॉप प्रोड्यूसर्स कौन सा है? मध्य प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ये पंजाब नहीं लिखेंगे। फ्रूट प्रोड्यूसर टॉप पे कौन है? वो अपना आंध्र प्रदेश चलता रहा है, ठीक है। वेजिटेबल में यूपी है, और फ्रूट में कौन है? में कौन है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। हाँ, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश का दिन है, मतलब उत्तर प्रदेश को तो ऐसे इग्नोर करते हैं, ये ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता। बाकी देखो इस बार ऐसा नहीं है कि यूपी भी ऑप्शन बन सकता, ठीक है। चलो, चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर्स स्विफ्ट? ये क्वेश्चन कुछ महीने पहले भी करंट अफेयर्स में आया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि कोर्ट ऑर्डर्स को आसानी से स्विफ्टली को ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है, तो ये देखो अब वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो ये पहले भी अगर कई महीने पहले क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। मतलब ये स्विफ्टली वर्ड ना इसीलिए लिखा गया था, काम कीजिए, इसीलिए लिखा गया था ये स्विफ्टली वर्ड। हाँ देखो सब फंस गए, तब स्विफ्टली लिख दिया तो स्विफ्टी नाम होगा। एग्जामिनर को पता होता है आपको कैसे फांसना होता है। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज फास्टर। ठीक है, क्या नाम है उसका? फास्टर। फुल फॉर्म भी मिलेगा, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब देखो होता क्या है ना, जैसे मैंने उस टाइम भी बताया था कि जैसे कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, अब वो पुलिस तक पहुंचने में कहो तो टाइम लग रहा है। अब पुलिस ने मान लो किसी को इलीगली डिटेन कर रखा है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अब पुलिस कह रही मुझे तो ऑर्डर मिला ही नहीं, कोई बहाना बना दिया। तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करना, ऑनलाइन करना, ताकि ये फास्ट डिलीवर हो। कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कोई सेक्शन है, मान लो आईपीसी का कोई सेक्शन है, उसे उसने स्ट्रक डाउन कर दिया कोर्ट ने, बट पुलिस अभी भी उसके अगेंस्ट चार्जशीट बनाई लगी है क्योंकि पुलिस तक वो पहुंचा ही नहीं। इस तरह की चीजें ना हो, जो भी डिटेल हो इजीली कहाँ तक पहुंच जाए, आपस में ट्रांसफर हो। ठीक है, तो इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर। ठीक है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एन वी रमन्ना जी हैं, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया। ठीक है, ईडी नीड फास्टर। ऑल राइट सर। ठीक है, तो देखिए अगर आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द चैनल। दुखी क्यों हो रहे हैं कि कौन दुखी हो गया है ये? हाँ जी, ठीक है, तो फिर आगे के क्वेश्चन वी विल डू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी करंट अफेयर्स की, अल्टरनेट डेज पे अभी चलेगी, तो मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो फिर क्वेश्चंस आज कर लिए, इसी के आगे के फर्दर क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, तो अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं हर बार एक ही लाइन बोलूँगा, रिवीज, क्योंकि मुझे मालूम है पढ़ते समय रिवीजन के बहुत ही रेयर लोग हैं जो रिवीजन करते हैं और अल्टीमेटली सिलेक्शन भी वही निकालते हैं। ठीक है, चलिए सर, मेहनत करिए, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन। फॉरेस्टर एसीएफ सेम डेट को है, इसके लिए मुझे काफ़ी बड़ा दुख है। आप लोगों को मेरे ख्याल से एक बार बात करनी चाहिए, अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? एक बार एपीपीसीएस और एपीएसएसबी की जो डायरेक्ट चेयरमैन है, उनके जो आईएएस ऑफिसर थे, उनसे एक बार अगर कोई मिल सके, बात ज़रूर करिए, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि बड़े बड़े एग्जाम्स एक दिन हो। हालांकि लीगली वो करा सकते हैं, बट मतलब मोरली अगर उन्हें देखना चाहिए तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। कई बच्चे हैं जो एसीएफ का भी फॉर्म भरे हैं, और हेड कांस्टेबल फॉरेस्ट, और ऐसा नहीं कि बहुत सारे एग्जाम लगातार हो रहे हैं, तो ये शिफ्ट की जा सकती है, अगर कर लें तो बढ़िया है, बाकी सब क्या कहें। ठीक है, चलिए सर, हैव ए नाइस डे।